इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सीवीडी एंड गॉल ब्लैडर सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है जो मिर्जी सिंड्रोम। मिर्जी सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आया जा रहा है आजकल। तो मिर्जी सिंड्रोम में होता क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक पाउच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच। ठीक है। तो अगर गॉल स्टोन तुम्हारा जो हो रहा है वो अगर आके यहाँ पे इम्पैक्ट कर जाए तो इससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा जो सिस्टिक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से निकल रहा है इसका इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगा और ये गॉल ब्लैडर डिस्टेंड कर जाएगा। ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, तो इससे क्या होगा, जो ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर डिस्टेंड कर जाएगा और इधर ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये भी डिस्टेंड कर जाएगा। तो मिर्जी सिंड्रोम में होता यही है कि जो तुम्हारा जो ये गॉल स्टोन है वो जाके यहाँ पे हार्टमैन पाउच में जाके इम्पैक्ट कर जाता है। इसी कारण क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। पहले तो इन्फ्लेम्ड होता है गॉल ब्लैडर, बाद में फाइब्रोज होकर तुम्हारा श्रिंक कर जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉमन हेपेटिक डक्ट का भी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी गॉल ब्लैडर को आप कट करने जाओगे ऑपरेट करने, तो जो गॉल ब्लैडर है और उसका नेक है और सिस्टिक डक्ट का इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो गया रहता है कि अब इसको डिफ्रेंशिएट करने में टफ हो जाता है। क्योंकि क्लैम्प यही लगाते हैं ना कट करने से पहले, तो क्लैम्प कहाँ लगाते हैं, सिस्टिक डक्ट पे, और एक क्लैम्प लगाते हैं सिस्टिक आर्टरी पे लैप कोलेसिस्टेक्टमी जब करते हैं। तो नेक को आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे सिस्टिक डक्ट को, कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है। तो मिर्जी सिंड्रोम में इतना ही जाना कि इम्पैक्शन कहाँ होता है गोल्डस्टोन का। नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा जा रहा है वो है कॉसियस लॉ। कॉसियस लॉ क्या होता है, कहता है कि अगर मान लो कि कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जॉन्डिस होगा। तो जॉन्डिस होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। तो नॉर्मली जब तक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलेगा तब तक क्या होगा कि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन से तुम्हारा इन्फ्लेम्ड होके फाइब्रोज हो जाएगा, और फाइब्रोज गॉल ब्लैडर को तुम पालपेट नहीं कर सकते। ठीक है। कांट बी पाल्पेबल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुमको कोई पेशेंट को जॉन्डिस मिल रहा है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो गॉल ब्लैडर पाल्पेबल नहीं होगा। अगर गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है इसका मतलब ये स्टोन नहीं, ये मेनली तुम्हारा कहाँ मिलता है, कैंसर जीबी कार्सिनोमा के केस में तुम्हारा गॉल ब्लैडर पाल्पेबल रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट जॉन्डिस लेके आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और गॉल ब्लैडर पाल्पेबल, इसका मतलब कि ये सीए कार्सिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है गॉल ब्लैडर का। ठीक है। अगर तुम्हारा गॉल ब्लैडर पाल्पेबल नहीं है देन इट इज अ केस ऑफ गॉल स्टोन। तो एक्सेप्शंस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब जॉन्डिस है पेशेंट को, गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है, तो क्या मेनली सोचना है कि कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर होना चाहिए। पर ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें स्टोन भी हो सकता है, तो ये एक्सेप्शन है कवोसियस लॉ का। एक्सेप्शन में पहला है एक्सेप्शन, डबल इम्पैक्शन ऑफ स्टोन हो जाए, स्टोन दो जगह, एक सिस्टिक डक्ट में मिले और एक सीबीडी में मिले। तो अगर स्टोन दोनों जगह मिलेगा, सिस्टिक डक्ट में कॉमन बाइल डक्ट में, तो तुम्हारा क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलेगा। ठीक है। और गॉल ब्लैडर पाल्पेबल भी मिलेगा, और ये रीजन किसी कारण होगा, स्टोन कारण। दूसरा म्यूकोसील, गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है पर कार्सिनोमा नहीं है, जॉन्डिस है पेशेंट को। दूसरा तुम्हारा हो गया कि अगर स्टोन कहाँ हो जाए, एम्पुला ऑफ वेटर में। और फोर्थ आ जाए ओरिएंटल कोलेंजियो हेपेटाइटिस। ये चार याद रखना, कॉसियस लॉ का एक्सेप्शन है। ठीक है। तो ये हमारा कॉसियस लॉ हो गया। कॉसियस लॉ समझ में आया ना, कि कॉसियस लॉ यही कहता है कि अगर मान लो कि आपको जॉन्डिस है, ठीक है, और अगर वो स्टोन के कारण हो रहा है, तो स्टोन के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है तो गॉल ब्लैडर आपका पाल्पेबल नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको जॉन्डिस है और गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है तो ये गॉल ब्लैडर पाल्पेबल मेनली कैंसर के कारण होता है। ठीक है। और इसके एक्सेप्शंस चार हैं हमारे पास, इसमें एक आ गया डबल इम्पैक्शन ऑफ स्टोन, म्यूकोसील, ओरिएंटल कोलिंजियोहेपेटाइटिस, या स्टोन इम्पैक्टेड एट द एम्पुल ऑफ वेटर। अब फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इम्फाइजेमेटस कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है। तो इम्फाइजेमेटस कोलेसिस्टाइटिस या इम्फाइजेमेटस कोलेसिस्टाइटिस मतलब ईयर, इम्फाइजिमा मतलब ईयर। तो ईयर आ गया तुम्हारे वॉल में गॉल ब्लैडर के,
तो ये जो मोस्ट कॉजेटिव एजेंट इसका जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस मोर देन ई कोलाई। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस को ही क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची भी बोलते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछे इम्फाइजेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस कौन होगा, तो हमको पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है वो ई कोलाई का होता है। तो वो कौन होगा, इम्फाइजेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। किडनी को कौन इन्वॉल्व करेगा, ई कोलाई। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। इम्फाइजेमेटस कोलेसिस्टाइटिस पूछेगा तो सी फॉर क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस जानना, और बाकी यूटीआई और जितना यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें ई कोलाई आंसर जाता है। अब आता है जैंथोग्रैनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस। जैंथोग्रैनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस अगर पूछिए गॉल ब्लैडर में, तो ये होता है रोकोटेंस्की साइनस के बारे में पढ़ा होगा, रोकोटेंस्की एस्कॉफ साइनस। ये अगर रप्चर कर जाता है गॉल ब्लैडर में, तो ये तुम्हारा रप्चर ऑफ रोकोटेंस्की एस्कॉफ साइनस कारण जैंथोग्रैनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस होता है गॉल ब्लैडर में। यही जैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस पूछिए तो ये होगा प्रोटियस में, प्रोटियस कारण होता है। प्रोटियस के बारे में पढ़ा होगा ना, प्रोटियस करता है ट्रिपल स्टोन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैग हॉर्न कैलकुलस। इमेज बॉक्स क्वेश्चन आता है हमेशा ये। तो ये प्रोटियस क्या करता है, स्टैग हॉर्न कैलकुलस। ठीक है, तो इमेजेस देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो इम्फाइजेमेटल कोलेसिस्टाइटिस, ये तुम्हारा क्या है, ये सीटी स्कैन है। ये देखो ये तुम्हारा ये दिख रहा है, ये लीवर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन देखना ना, पैर की तरफ से देख रहे हैं, मतलब पेशेंट को लिटा दो, पैर की तरफ से ऊपर की ओर देखो, मुंडी की तरफ। तो ये तुम्हारा देखो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, और यहाँ पे ये देखो ये एयर दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये तुम्हारा इम्फाइजेमेटल कोलेसिस्टाइटिस है। कौन करता है, याद रखना, एयर कौन करता है, कोले में सी याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। अब आता है जैंथोग्रैनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस का इमेज देख लेते हैं। ये देखो ये रप्चर, ये देखो गॉल ब्लैडर बड़ा हो गया है, और ये जो साइनस है ये देखो रप्चर कर गया है, साइनस बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं जैंथोग्रैनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस। ये क्वेश्चन बार बार कितने बार पूछा गया, ऐसे भी पूछ सकता है। ये देखो डाई डाल के, ये इतना बड़ा क्या है, ये इतना बड़ा स्टोन है ये। ठीक है, इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं, या फिर स्टैग हॉर्न कैलकुलस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये स्टैग हॉर्न कैलकुलस का इमेज है। ठीक है, कौन करता है, प्रोटियस, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, इसको बोलते हैं जैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, अब जब भी सीबीडी का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम लोग कोलेंजाइटिस बोलते हैं, तो उसमें सिम्टम्स आता है पेशेंट्स को। तो इसको हम लोग दो ट्रायड से पढ़ते हैं, एक चारकोट ट्रायड और एक करेनॉल ट्रायड। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछा गया था एम्स में, INI-CAT में, नवंबर वाले में। चारकोट को कैसे याद रखना, मान लो कि तुम 4 बार, बहुत 4 को कैसे याद, बहुत बहुत ज़्यादा चलोगे, चलोगे इन द सेंस वॉक करोगे, तो प्यास लगेगी। तो प्यास कैसे बुझाओगे, जग का पानी पियोगे, जग में फ्रीज्ड पानी पियोगे। कैसे पियोगे, जग में फ्रीज्ड पानी पियोगे। तो जे फॉर जॉन्डिस याद रखना, ठीक है। एफ फॉर फीवर, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। पी फॉर पेन। ठीक है, तो जब भी बहुत चलोगे तो क्या करोगे तुम, जग में फ्रीज्ड पानी पियोगे। फ्रीज मतलब ठंडा पानी। जब तुम ठंडा पानी पियोगे तो देखो, अब इसमें दो चीज़ ऐड होता है, इसको बोलते हैं रेनॉल्ट ट्रायड। तो तुम क्या हो जाओ, सॉक्ड हो जाओगे। ओह कितना आराम रहा, सॉक्ड हो जाओगे, बहुत टेस्टी पानी था, सॉक। और तुम्हारा मेंटल स्टेटस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो तुम थकान था वो मिट जाएगा। तो सॉक और मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो सॉक और मेंटल स्टेटस को जोड़ेंगे, जिसमें अब नॉर्मल मेंटल स्टेटस याद रखना, अब नॉर्मल मेंटल स्टेटस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रेनॉल्ड पेंटार्ड। ये INI-CAT का क्वेश्चन था इस बार नवंबर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चलोगे तो जग से फ्रीज पानी पियोगे। जे फॉर जॉन्डिस, फ्रीज फॉर फीवर, पी फॉर पेन। ठीक है, अब पेंटार्ड में क्या याद रखना कि जब पानी पी लोगे तो सॉक्ड हो जाओगे, हाँ बहुत टेस्टी पानी था, और तुम्हारा मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, अब नॉर्मल मेंटल स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेनॉल्ड पेंटार्ड हो गया। अब दो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, देख लेते हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन हमेशा आता है, इनका एसोसिएशन आता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देख लो, जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस मेल में ज़्यादा होता है। ये मिडिल एज में होता है, ये देखो थोड़ा, ये भी मिडिल एज में ही होता है। ठीक है, इसका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा इंट्रा हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, ये इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों होता है। ठीक है, तो इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों होता है, ये याद रखना है। की फीचर पूछता है, फ्लोरिड डक्ट लीजन, यहाँ पे अनियन स्किन लीजन होता है, अनियन स्किन की तरह लीजन होता है। ठीक है, ईविंग सार्कोमा में जैसा होता है। यहाँ पे एंटीबॉडी, ये क्वेश्चन पूछता है, अम्मा होता है। ठीक है,
और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एसोसिएशन पूछता है, यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पूछता है। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखो ऐसे याद रखो, जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, इसको याद रखो बी फॉर बहू। बहू घर के अंदर रहती है तो इंट्राहेपेटिक लीजन, ठीक है। बहू फीमेल होती है, फीमेल में ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़, बहू ही बाद में अम्मा बनती है तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ याद रख लिए, बहू इंट्राहेपेटिक, फीमेल अम्मा होती है, ठीक है। पीसीएस में याद रखने वाला कुछ नहीं है, बस इसको इंट्रा है तो इसमें इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा हेपेटिक होगा, ये मेल में ज़्यादा होगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जो एसोसिएशन याद रखना, तो एसोसिएशन, सारा एसोसिएशन इसके साथ होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कौन होता है, तो ऐसे याद रखना, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो पीसीएस में यूसी होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में मतलब प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। एसोसिएशन इसका इसके साथ होता है। और ईआरसीपी करोगे तो ईआरसीपी में हमने फाइंडिंग बताया ही था कि देखो फाइंडिंग क्या क्या मिलता है। अब ये देखो, ये क्या है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस क्या है, ये बहू है। बहू फीमेल में ज़्यादा मिडिल एज, अंदर घर के रहती है, बाहर कहीं निकलती है, यही बहू बाद में जाके अम्मा बनती है। अब बहू को हमेशा फूल देते हैं तो फ्लोरिड डक्ट लीजन पूछेगा कि फूल की तरह डक्ट में लीजन मिल रहे हैं, तो बहू में होगा, तो कहाँ होगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होगा। अनियन स्किन किसको मिलेगा, उल्टा कर दो भाई, बहू को तुम अब प्याज तो दोगे नहीं, ख़त्म हो गया। ये कैसे याद रखेंगे, यूपीएससी से याद रखेंगे, पीसीएस ख़त्म हो गया, ठीक है। बहू सिर्फ और सिर्फ सिरोसिस कराती है, ठीक है, कार्सिनोमा नहीं कर सकती है, ठीक है। कार्सिनोमा लेट एज में होता है, याद रखना। इसका एसोसिएशन जोगरन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो एक याद ही रख लिया। यहाँ पे एंटीबॉडी याद रखना है, एंटीबॉडी यहाँ पे ये याद रखना, जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में अम्मा, क्योंकि बहू ही बाद में अम्मा बनती है, ठीक है। और यहाँ पे होता है अंक का, कौन सा अंक का, सी अंक का, खत्म हो गया बिलियर्ड से। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये एमआरसीपी का इमेज है, ये एमआरसीपी किसका होता है, ठीक है। ये देख लो तुम, ये इंट्राहेपेटिक प्लस एक्स्ट्रा हेपेटिक लीजन दोनों मिल रहा है, ये इंट्राहेपेटिक पार्ट है प्लस ये एक्स्ट्रा हेपेटिक, ठीक है। ऊपर से ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हो तुमको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे बीडेड अपीयरेंस मिलता है, ये देखो बीडेड अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। तो ये बीडेड अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस का इमेज है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन पूछता है, तो अगर ऐसा इमेज पूछे तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस मार देना आंसर। ये 2 बार या 3 बार पूछा जा चुका है ये इमेज, इसलिए इमेज को डाल दिए, ठीक है। ये देख लेना।